ठीक है। ये केंद्रक के विभाजन की नेक्स्ट फेज है, जिसमें टेलोफेज में एक अर्धगुणसूत्र विपरीत से पर चले गए और फिर से क्रोमेटिन धागे बदल गए, तो केंद्रक कला केंद्रिका फिर से प्रकट हो गई और एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन गए? 2 केंद्रक बन गए। हो गया। अब क्या होगा? इसके बाद की जो फेज आती है वो फिर से साइटोकाइनेसिस आती है। केंद्रक के विभाजन के बाद की फेज जो है साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका का विभाजन होता है, जिसमें ये जो केंद्रक कला होती है बीच से 2 भाग में ऐसे संकुचित हो जाती है अंदर की तरफ। ऐसी और एक कोशिका से ये क्या है? ये है साइटोकाइनेसिस। ठीक है। और एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जा रही हैं, निर्माण हो जा रहा है एक कोशिका से। समझ में आ रहा है आपको? ये समसूत्री विभाजन था। समसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं और इस प्रकार का जो विभाजन होता है उससे शरीर की ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। शरीर की वृद्धि। जितना बड़ा शरीर दिखाई दे रहा है वो वास्तव में इसी विभाजन के कारण ही है। ठीक है। घाव की मरम्मत में सहायक ये समसूत्रीकरण का महत्व है। ठीक है। अब नेक्स्ट में आइए, हम पढ़ लें पहले कोशिका चक्र किसे कहते हैं? सेल साइकिल। सेल साइकिल हिंदी में कहते हैं कोशिका चक्र। एक कोशिका के विभाजन से, ठीक है, या एक कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिका चक्र कहलाती है। इसमें 4 प्रावस्थाएं होती हैं। पहला फेज होता है G1, G2, S और N। ऐसा बना दे रहे हैं समझने के लिए। G1, S, G2
प्रावस्था, यहाँ तक इसे कहते हैं इंटरफेस, हिंदी में कहते हैं अंतरावस्था। इस प्रावस्था में विभाजन नहीं होता, केवल ये जो फेज है एंड फेज, ठीक है ना, इसको कहते हैं विभाजन, चाहे सूत्री हो या अनुसूत्री। तो इंटरफेज में क्या क्या आता है, इसमें आता है G1, S और G2। G1 को क्या है, इट इज द ग्रोथ फर्स्ट फेज। सबसे पहले कोशिका बड़ी होती, आकार में बड़ी हो जाती है ताकि विभाजन के लिए स्वयं को तैयार कर सके, ठीक है। फिर इसके बाद जीवन के बाद एस है, फिर G2 है। एस फेज आता है, इसको कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस फेज में क्या होता है कि डीएनए का द्विगुणन होता है, क्योंकि विभाजन में डीएनए दोनों में जाएगा, इसलिए पहले द्विगुणन हो जाएगा। फिर G2 फेज आती है, इसको कहते हैं ग्रोथ सेकेंड। इसमें कोशिका फिर से वृद्धि करती है पुनः, और लास्ट में आता है एम प्रावस्था। ये विभाजन प्रावस्था है, चाहे वो माइटोटिक हो सकती है चाहे मियोटिक, समसूत्री या अर्धसूत्री। तो इस 3 स्टेप में कोशिका विभाजन नहीं करती, इसीलिए इसको अंतरावस्था कहते हैं, विश्रामावस्था कहते हैं। वास्तव में उस समय विश्राम नहीं हो रहा है, लेकिन नाम पड़ गया है विश्रामावस्था, ठीक है। तो कोशिका स्वयं को विभाजन के लिए क्या करती है, उस समय तैयार करती है। ठीक है। आओ हम आते हैं अर्धसूत्री विभाजन में। मियोटिक डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, इसी को मियोसिस भी कहते हैं। अब ये जो विभाजन है ये कहाँ पाया जाता है, जनन कोशिकाओं में। युग्मकों के निर्माण के समय ठीक है ना। इसमें क्या होता है, 2 स्टेप में होता है। ये एक द्विगुणित कोशिका है, इसमें पहले विभाजन हुआ, गुणसूत्रों की संख्या आदि, इसे कहते हैं अर्धसूत्री प्रथम। इसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी रह जाती है, इसीलिए इसको वास्तविक अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। दूसरे स्टेप में फिर विभाजन होता है, तो 2 से 4 कोशिकाएं बनती हैं, इसे कहते हैं अर्धसूत्री द्वितीय। इट इज जस्ट लाइक द माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर जनक कोशिका भी अगुणित है, संतति भी अगुणित है। जब गुणसूत्रों की संख्या संतति और जनक में एक जैसी है, इसके लिए ये जनक, तो उसे कहते हैं यहाँ पर समसूत्री। इसका मतलब है अर्धसूत्री द्वितीय को समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। इसका मतलब है कि हमको केवल ये वाला पढ़ना है, सूत्री प्रथम, जिसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी रह जाती है। अब इस तरह का जो विभाजन है
ये जनन कोशिकाओं में युग्मकों के निर्माण के समय होता है, जिसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। हमको के लिए वाला पढ़ना है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है, अर्धसूत्री प्रथम, अर्धसूत्री द्वितीय। हमको कौन सा पढ़ना है? अर्धसूत्री प्रथम पढ़ना है, मियोटिक फर्स्ट। इस प्रकार के विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी रह जाती है। यही वास्तविक अर्धसूत्री विभाजन है, जो युग्मकों के निर्माण के समय किसमें होता है? जनन कोशिकाओं में। अब हमको अर्धसूत्री प्रथम पढ़ना है, ठीक है? चलिए अर्धसूत्री प्रथम में हम देखते हैं कैसे फिगर बनते हैं। मियोटिक डिवीजन फर्स्ट नाम देते हैं इसको, फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है? अब क्या होगा? यहाँ भी 2 स्टेप हैं। कौन कौन से? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। केंद्रक का विभाजन और कोशिका गर्भ का विभाजन। हमको पहले स्टेप में क्या लेना है? केंद्रक का विभाजन, कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक का विभाजन हम पढ़ेंगे तो केंद्रक विभाजन में उसी तरह से 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, सब में फर्स्ट लगा दिया, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। ये जो केंद्रक का विभाजन है, इसमें सेम उसी तरह से समसूत्री विभाजन की तरह 4 स्टेप हैं। पूर्वावस्था प्रथम, मध्यावस्था प्रथम, पश्चावस्था प्रथम, अंत्यावस्था। अब पूर्वावस्था प्रथम में जब हम आते हैं तो ये लॉन्गेस्ट फेज है, बहुत लंबी प्रावस्था है, जो बहुत लंबी प्रावस्था है। इसमें फिर से 5 चरण होते हैं, 5 स्टेप। कौन कौन से? हैविंग 5 सब स्टेजेस। 5 कौन कौन से? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैपिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। वहाँ पर नहीं थे 5 स्टेप, यहाँ पर प्रोफेज में 5 स्टेप है, तो हम एक एक पढ़ते हैं, ठीक है? आप देखिए पहले बाकी बिगाड़ दें कि प्रोफेज पढ़ते हैं। थोड़ा सा और बड़ा बनाएं ताकि आपको क्लियर दिखाई देगा। ये लेप्टोटीन फेज है। लेप्टोटीन में
कोशिका कला है, और तो पूरा क्लियर आ रहा है ना? हाँ ठीक है। कोशिका कला, केंद्रक कला, केंद्रिका, क्रोमेटिन। अब यहाँ पर क्रोमेटिन बाद में किससे बदल जाते हैं? क्रोमोसोम माने गुणसूत्र, ऐसे। और ये क्या था? कारक का है। ये लैक्टोकीन फेज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं कौन सी फेज में? जाइगोटीन। ये जाइगोटीन फेज में ये गुणसूत्र ने जोड़ा बना लिया। अभी भी ये केंद्रिका है और ये तारक का है। ये जो जोड़ा बना रहे हैं ये कौन से गुणसूत्र हैं? समजात। समजात गुणसूत्रों ने जोड़ा बना लिया। किस स्टेज में? जाइगोटीन। जाइगो माने होता है पेयर। ठीक है, इसको और ऊपर लिख दें ताकि नीचे ही फिगर बना सकें। जाइगोटीन, जाइगो माने क्या होता है? पेयर। लैक्टोटीन में लैक्टो माने क्या होता है? थ्रेड, धागेनुमा। ठीक है, तीसरे स्टेप में आते हैं पैकिटीन। तो बिगाड़ते जाए, नई जगह होती जाए। केंद्रिका हो गई। प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्धगुणसूत्र में टूट गया और यहाँ पर जीन विनिमय हो रहा है। प्रत्येक गुणसूत्र किसमें टूट गया? दो अर्धगुणसूत्र। और ये क्या है यहाँ पर? जीन विनिमय। एक गुणसूत्र के दो अर्धगुणसूत्र होते हैं, तो एक अर्धगुणसूत्र इसका और एक इसका, इसे कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। जो जीन विनिमय हो रहा है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड माने एक गुणसूत्र के दो अर्धगुणसूत्र में नहीं हो रहा। समजात जो गुणसूत्र है उसमें एक का एक भाग और दूसरे का दूसरा भाग। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि आपस में जीनों का आदान प्रदान होता है, तो मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर एक में ही आ जाते हैं। ये कौन सी स्टेज है? पैकिटीन। तो यहाँ जीन विनिमय हो रहा है। जीन में क्या है? द एक्सचेंज ऑफ जीन्स of genes होमोलॉगस क्रोमोसोम। समजात गुणसूत्रों के मध्य जीनों का आदान प्रदान विच टेक्स प्लेस, जो कैसे होता है? बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन
सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। एक गुणसूत्र ये है, एक ये है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं। ये दोनों इसकी सिस्टर क्रोमेटिड हैं। बट ये दोनों क्या है, एक भाग इसका और एक भाग इसका। दीज आर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो यहाँ जीनों का आदान प्रदान, इसको बिगाड़ दें, जीन विनिमय है, जिससे कारण से माता व पिता दोनों के लक्षण आ जाते हैं इन्फेंट्स में, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर मिक्स हो गए। नाउ उसके बाद पैकिटीन के बाद टेप्लोटीन। अभी भी केंद्रक कला है। अब ये क्रोमोसोम जो एक दूसरे से विनिमय कर रहे थे, ये सेपरेट होने लगे। अभी भी कुछ पॉइंट पे जुड़े हैं, लेकिन मोस्टली सेपरेट हो रहे हैं। ये केंद्रक कला है, ये तारक का है। लास्ट का पार्ट है इसमें डायाकाइनेसिस। ये डायाकाइनेसिस पूर्वावस्था का अंतिम भाग है, इसका प्रोफेज का। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ये केंद्रक कला देख रहे हैं, ये केंद्रक कला थी। और केंद्रिका ये गायब हो गई। तारक का है, दो तारक केंद्र में टूट गया, तो कहाँ जा रहे हैं, विपरीत सिरे पर। क्या है ये, तारक केंद्र, और ये केंद्रक कला विलुप्त, और ये क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। ये पूर्वावस्था की अंतिम प्रावस्था थी। तो आप देख रहे हैं कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, दीज आर द 5 सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। तो फिर से देख लीजिए, अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है, अर्धसूत्री प्रथम और सूत्री द्वितीय, जिसमें अर्धसूत्री प्रथम ही वास्तविक अर्धसूत्री विभाजन है। अब अर्धसूत्री प्रथम को फिर 2 स्टेप में पढ़ सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस माने केंद्रक का विभाजन, और साइटोकाइनेसिस माने कोशिका द्रव कर रहे हैं। तो हम इसमें आते हैं कैरियोकाइनेसिस में। जब कैरियोकाइनेसिस में आते हैं तो उसमें जैसे समसूत्री विभाजन में 4 प्रावस्थाएं थी, उसी तरह से यहाँ पर है। फर्स्ट इसलिए लगा दिया है क्योंकि मियोटिक डिवीजन फर्स्ट पढ़ रहे हैं। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज। पहला स्टेप में आते हैं प्रोफेज फर्स्ट। ये सबसे लंबी प्रावस्था है, जिसमें 5 उप प्रावस्थाएं होती हैं। पहली है लेप्टोटीन। आप देख रहे हैं, लेप्टोटीन में लेप्टोस माने होता है थ्रेड, धागेनुमा। इसमें पहले क्रोमेटिन धागे थे, केंद्रक कला और केंद्रिका थी, और तारक काय था। बाद में लेप्टोटीन में क्रोमेटिन धागे गुणसूत्र में बदल गए।
दूसरी प्रावस्था में आते हैं जाइगोटी सब स्टेज में। जाइगोटी में जाइगो माने होता है पेयर, यहाँ पर समजात गुणसूत्र जोड़ा बना रहे हैं, तो इसीलिए जाइगो माने पेयर, जोड़ा बनाने की। बाकी सब चीज़ सेम है, तारक काय भी है, तारक केंद्रक कला भी है, केंद्रिका भी है, सब सेम। तीसरी प्रावस्था पैकिटीन कहलाती है, जिसमें प्रत्येक समजात गुणसूत्र 2 अर्धगुणसूत्र पे टूट जाता है। तो एक जोड़े गुणसूत्र में 4 अर्धगुणसूत्र हो गए। यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीनों का आदान प्रदान होता है। ये अर्धसूत्री विभाजन की बहुत इम्पॉर्टेंट सब स्टेज है, जिसके फलस्वरूप माता व पिता दोनों के लक्षण शिशु में आते हैं। पैकिटीन के बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रावस्था में डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में जहाँ पर जीन विनिमय हो रहा था, क्रॉस बन रहा था, वहाँ से जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो रहे हैं, किनारे आ रहे हैं, और जो क्रॉस बन रहा था वो क्रॉस खत्म हो रहा है। फिर हम आते हैं डायाकाइनेसिस में। ये अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट की सबसे अंतिम प्रावस्था है, जिसमें केंद्रक कला और केंद्रिका विलुप्त हो गई है। तारक काय 2 तारक केंद्र में टूट गया है, और इससे धागेनुमा तर्क तंतु निकलना प्रारंभ हो रहे हैं। अब हम आते हैं किसमें, मेटाफेज फर्स्ट में, मध्यावस्था प्रथम। मेटाफेज फर्स्ट। ये जो मेटाफेज फर्स्ट है, इसमें क्या होगा कि तारक केंद्र जो विपरीत ध्रुवों पर गए, उससे ऐसे तर्क तंतु निकलते हैं। और यहाँ पर द क्रोमोसोम अटैच्ड विद द सेंटर। क्रोमोसोम कहाँ अटैच हो गए, किस भाग से, मध्य भाग से, सेंट्रोमियर से। सो इट इज नेम्ड एज द मेटाफेज। गुणसूत्र जो है कोशिका के मध्य में आकर के एकत्र हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एनाफेज फर्स्ट। ये जो एनाफेज फर्स्ट है, शायद बोर्ड में इतना नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर करता हूँ ताकि आपको ये स्टेप दिख सके। एनाफेज फर्स्ट में थोड़ा सा स्ट्रक्चर छोटा कर दे रहा हूँ। देख रहे हैं, ये पश्चावस्था प्रथम है। पश्चावस्था प्रथम में विपरीत तारक तंतुओं में खिंचाव होता है, और गुणसूत्र जो जोड़े में थे वो टूट के विपरीत सिरे पर चले गए। ये यहाँ से सेपरेशन हो रहा है ऐसा, तो 23 जोड़े में 23 इस तरफ चले गए, 23 इधर रह गए। हमने यहाँ पर अध्ययन की सुविधा के लिए 2 जोड़ी बनाए हैं, होते कितने, 23 जोड़ी होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट फेज में टेलोफेज फर्स्ट। टेलोफेज फर्स्ट जो है और क्लियर होना, इस प्रावस्था में केंद्रक कला और केंद्रिका फिर से प्रकट हो गई। यह है केंद्रक कला और यह है केंद्रिका। केंद्रक कला और केंद्रिका फिर से प्रकट हो गई, और एक केंद्रक 2 केंद्रक में टूट गया।
2 केंद्रक बन गए केंद्रक से। अब यहाँ पर जो प्रोसेस आएगी वो आएगी साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन। अब क्या होगा, ये यहाँ से बीच से संकुचन हो जाएगा ऐसा, और एक कोशिका से 2 अगुणित कोशिकाएं बन जाएंगी। एक जनक कोशिका से 2 अगुणित संतति कोशिकाएं बन रही हैं। अगुणित संतति कोशिकाएं, ये मियोटिक डिवीजन फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन प्रथम का स्टेप है, जिसमें एक द्विगुणित कोशिका से 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। इसके बाद मियोटिक सेकंड आएगा और इसी तरह से 2 से 4 कोशिकाएं बन जाएंगी, पर वो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय तो कहलाएगा, लेकिन वो वास्तव में समसूत्री है, क्योंकि वहाँ पर गुणसूत्रों में जनक और संतति दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। तो ये आपने सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों के स्टेप देखे कि किस तरह से यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर जो वेरी कर रहा है, तो सूत्री हो या अर्धसूत्री। अब अक्सर पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन में, सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। तो सूत्री विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में, सोमैटिक सेल्स में ही होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। सूत्री विभाजन से बॉडी की ग्रोथ होती है और जनक और संतति में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मकों का निर्माण होता है और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी रह जाती है। नेक्स्ट, जो सोमैटिक सेल्स या सोमैटिक डिवीज़न या सूत्री विभाजन होता है, उससे घाव भर जाता है, छोटा सा भ्रूण जो है विकसित होकर इतना एडल्ट में इतनी सारी सेल्स जो बन जाती हैं, वो सब सूत्री विभाजन है। अर्धसूत्री विभाजन में जब युग्मक बनते हैं तो दोनों अगुणित बनते हैं और निषेचन के फलस्वरूप फिर से द्विगुणित हो जाते हैं, तो केवल जनन के समय ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, ताकि गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहे, स्थिर रहे। इसीलिए यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन के समय या युग्मकों के निर्माण के समय जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। नर में जनन कोशिकाओं को वृषण कहते हैं और मादा में क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, कोशिकाओं को नहीं, अंग। तो वृषण में जो सेल्स होंगी वो क्या कहलाएंगी, यहाँ पर जर्म सेल, अंडाशय में भी जर्म सेल कहलाएंगी। तो बाद में उनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और अंडाशय में oogonia कहते हैं। तो कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही जीवों का अस्तित्व बना हुआ है और जनक से लगातार संतति कोशिकाएं बनती रहती हैं और जीवों का अस्तित्व पृथ्वी पर अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। और जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है लैंगिक जनन में, और लैंगिक जनन उच्च श्रेणी के जीवों का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में दोनों में पहले केंद्रक का विभाजन होता है और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। केंद्रक के विभाजन को इंग्लिश में कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। केंद्रक का विभाजन हमेशा 4 स्टेप में होता है।
पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। पूर्वावस्था में चाहे वो सूत्री हो या अर्धसूत्री हो, ये प्रारंभिक अवस्था होती है जिसमें क्रोमोसोम स्पष्ट रचना और क्रोमेटिन गुणसूत्र बदल जाता है और केंद्रक कला और केंद्रिका गायब हो जाती है और तारक तारक केंद्र में टूट जाता है। मध्यावस्था आते आते ये जो गुणसूत्र हैं ये कहाँ जाते हैं? मध्य। पश्चावस्था जब होती है तो गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं, क्योंकि तारक केंद्र में से जो कर्क तंतु निकलते हैं, ये कर्क तंतु, इसके विपरीत सिरे पर खिंचाव होता है, जिससे जो गुणसूत्र हैं वो जोड़े के गुणसूत्र वो टूट करके विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं और विपरीत ध्रुवों पर जा करके टेलोफेज अवस्था में केंद्रक कला और केंद्रिका रीअपियर हो जाती है, पुनः प्रकट, जो पहले क्या हो गई थी? गायब हो गई थी। तो रीअपियरेंस ऑफ द इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, तो केंद्रक कला और केंद्रिका फिर से रीअपियर हो जाती है, पुनः प्रकट हो जाती है, तो ये टेलोफेज अवस्था हो जाती है। अब जब कोशिका, इसके बाद कोशिका द्रव बीच से अगर 2 भाग में बढ़ जाएगा तो एक सेल 2 पार्ट में बढ़ जाएगी। तो कोशिका द्रव का विभाजन 2 स्टेप में होता है। जंतु कोशिकाओं में ये जो कॉर्नर हैं ये अंदर की ओर दबते हैं। जो कोशिका कला होती है वो परिधि से अंदर की ओर क्या होती है? इनवल्व होती है, अंतर्वलित होती है और कोशिका द्रव को 2 भाग में बांट देती है। लेकिन जो प्लांट सेल होता है, पादप कोशिका, अगर प्लांट सेल का फिगर बना है तो पादप कोशिका में एक सेल प्लेट बनती है। क्या बनती है? सेल प्लेट। ये सेल प्लेट केंद्र से परिधि की ओर भागती है ऐसे। तो पौधों में जब साइटोकाइनेसिस होता है तो सेल प्लेट द्वारा होता है, और जंतुओं में कोशिका कला का अंतर्वलन होता है। ये मेन डिफरेंस होता है एनिमल और प्लांट सेल में, साइटोकाइनेसिस पार्ट में, कोशिका द्रव्य के विभाजन पार्ट में। बाकी जो स्टेज होती हैं वो दोनों में लगभग सेम होती हैं। बस अर्धसूत्री विभाजन में जो पूर्वावस्था होती है बहुत लंबी प्रावस्था होती है और उसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस नामक भाग हो जाते हैं। अब एक कोशिका से 2 कोशिकाओं के बनने तक की जितने भी इवेंट्स हैं उन सब को कहते हैं यहाँ पर कोशिका चक्र, सेल साइकिल, और जो समय लगता है उसे कहते हैं सेल साइकिल टाइम। तो जो कोशिका चक्र है उसमें 4 स्टेप मैंने आपको बताया, G1, S, G2 और M। G1 हिंदी में नहीं लिखना है, G1 G माने ग्रोथ फर्स्ट। सबसे पहले कोशिका आकार में बड़ी होती है, क्योंकि उसको डिवाइड करना है, 2 भाग में बंटना है, तो आकार अपना बढ़ाएगी। कोशिका आकार बढ़ाने के बाद उसमें नेक्स्ट स्टेप आता है एस फेज। एस जो होता है उसको सिंथेसिस या निर्माणात्मक प्रावस्था कहते हैं, जिसमें डीएनए का द्विगुणन होता है। अब जब डीएनए का द्विगुणन हो रहा है तभी तो दोनों कोशिकाओं में बराबर मात्रा में डीएनए जाएगा, तो डीएनए का द्विगुणन हो गया इस फेज में। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है उसको कहते हैं G2 फेज, ग्रोथ सेकेंड फेज। अब कोशिका पुनः आकार में वृद्धि करती है, G2, ठीक है। अब G2 के बाद आता है M फेज। M का मतलब होता है माइटोसिस या मियोसिस, सूत्री या अर्धसूत्री। तो G1, S और G2 के बाद जो M फेज है, M माने माइटोटिक या मियोसिस, विभाजन प्रावस्था, जो सूत्री भी हो सकता है अर्धसूत्री भी हो सकता है। यही वास्तविक यही वास्तविक विभाजन अवस्था है जो बहुत कम समय के लिए होती है, जबकि शेष समय तक कोशिका अपने को विभाजन के लिए तैयार करती है। इसीलिए उसको विभाजन प्रावस्था न कह के अंतरावस्था कहते हैं। तो अंतरावस्था को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, विश्रामावस्था, लेकिन वास्तव में वो विश्रामावस्था नहीं है। उस समय कोशिका विभाजन के लिए खुद को तैयार कर रही है, डीएनए का द्विगुणन कर रही है,
द्विगुणन के बाद डीएनए से प्रोटीन का निर्माण कर रही है, बहुत सारे स्टेप उसके अंदर हो रहे हैं। ये सारी प्रावस्थाएं अंतरावस्था कहलाती हैं, और जो बाद की लास्ट फेज़ है वो एम फेज़ है, उसको केवल विभाजन प्रावस्था कहते हैं। तो आपको आज मैंने विभाजन पढ़ाया, यहाँ पर सेल डिवीज़न पढ़ाया कि कोशिका विभाजन क्या होता है, क्यों कोशिका विभाजित होती है, क्यों डिवाइड करती है, और विभाजन के फलस्वरूप क्या क्या जो है लाभ होता है, विभाजन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो वो इवेंट्स आपने देख लिए, घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, विभाजन क्यों होता है, विभाजन के फलस्वरूप जो है क्या स्टेप हो रहा है। अगर सूत्री विभाजन हो रहा है कायिक कोशिकाओं में, ठीक है, तो शरीर की वृद्धि होती है। जनन कोशिकाओं में हो रहा है, इसका मतलब है केवल जो है जनन के समय युग्मकों के निर्माण के लिए हो रहा है, तो इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा ताकि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए, और जब गुणसूत्र आधे हो जाएंगे युग्मक में तो फिर से संयोजन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनस बनेगा, और वो जीवन भर सूत्री विभाजन करके पूर्ण विकसित जंतु का शरीर बनाएगा। तो आपको पता चल गया कि विभाजन क्यों आवश्यक है। अगर विभाजन नहीं होगा तो जीवों का अस्तित्व पृथ्वी पर बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। ये कोशिका सिद्धांत का एक पार्ट है, और कोशिका सिद्धांत मैथियस श्लाइडेन और थियोडोर श्वान ने दिया था, जो जर्मन वैज्ञानिक थे। और कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। ओमनिस सेल्ला इस सेल्ला इसका ध्येय वाक्य। तो इस प्रकार से आपने जो विभाजन प्रावस्था देखी, किस तरह से यहाँ पर डिवीज़न हो रहा है, किस तरह डिवीज़न के फलस्वरूप आगे के स्टेप हो रहे हैं, वो सब आपने यहाँ पर विस्तार से पढ़ा है। इसके बाद ठीक है, सेल डिवीज़न के पहले आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए कि एवरीबॉडी इज़ मेड अप ऑफ द सेल। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बनता है। कोशिका की खोज आपको पता है किसने की थी? किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। और रॉबर्ट हुक कहाँ के थे? यहाँ पर माइक्रोग्राफिया नामक बुक लिखी थी रॉबर्ट हुक। उन्होंने कॉर्क में एक पौधे से एक वुड की तरह का पदार्थ प्राप्त होता है, कॉर्क, जो पानी में इम्परमिएबल होता है, पानी से खराब नहीं होता है। उसमें उन्होंने मधुमक्खी के छत्तेनुमा रचनाओं को कोशिका नाम दिया था। उसे स्मॉल कंपार्टमेंट कहते हैं या कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो उसमें उसने उसको नाम दिया सेल। बाद में देखा छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट होते हैं बेंजीन के रिंग की तरह के, ऐसा इस तरह के कंपार्टमेंट को कोशिका नाम दिया था, और रॉबर्ट हुक ने खोजा था। बाद में उपलब्ध ज्ञान के आधार पर जो है कोशिका सिद्धांत दिया गया। कोशिका सिद्धांत मैथियस श्लाइडेन थियोडोर श्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत में जो विषय था मेन की कोशिकाएं, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं, वो आपने देख लिया। उसके बाद दो तरह का डिवीज़न होता है, माइटोटिक और मियोटिक, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो दोनों को आपने विस्तार से पढ़ लिया कि सूत्री विभाजन क्या होता है और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। ठीक है, तो इतने स्टेप जो आपने पढ़े, इस स्टेप को आप अच्छी तरह से रिवाइज़ करिए, और रिवाइज़ करने के बाद जो भी टॉपिक जो है हमको फिर मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम आएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि विभाजन हो रहा है तो कब तक केंद्रक कला और केंद्रिका बनी रहती है। पूर्वावस्था के अंत में केंद्रक कला और केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। पूर्वावस्था के अंत में सूत्री विभाजन में पूर्वावस्था एक ही स्टेप की होती है, और सूत्री में आप 5 सब स्टेज की होती है। तो लास्ट स्टेज में आते आते केंद्रक कला और केंद्रिका क्या हो गए? विलुप्त हो गए। और तारक काय, 2 तारक केंद्र में टूट गया। यहाँ पर ये तारक काय है। फिर आप इसमें सूत्री और सूत्री में डिफरेंस पढ़ लेंगे, क्या अंतर है सूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन में। ठीक है, और दोनों का अलग अलग क्या महत्व है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए।